जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। ये देखिए क्लास 10th का आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है यानी भूगोल, उसका मैं चैप्टर 1 का मैं एक छोटा सा नोट्स तैयार किया हूं। चैप्टर 1 इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी से मैंने खुद स्टडी करके एकदम हर टॉपिक को कवर कर दिया है। बस इतना पढ़ लीजिए, आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ से कंप्लीट। और इसको मैंने नोट्स बना दिया है। और ये अगर आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो बस मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा और इसी को एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह से मैं चैप्टर वाइज नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते रहूंगा। और आपका आज से मैं मैथ सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिस सेट चालू करूंगा, ठीक है। मेन 9-10th का जो आपका मैथ सब्जेक्ट है उसका मैं आपका या 6 to 8 का सब हम प्रैक्टिस सेट चालू करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस नोट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए उसमें एक लाइन बहुत बेहतरीन लिखा हुआ था कि संसाधन होते नहीं है ना बनते हैं, किसने कहा था। ये लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसाधन होते नहीं संसाधन बनाए जाते हैं, किसने कहा था भाई? तो जिम्मरमैन ने कहा था। क्या नाम था उसका? जिम्मरमैन, ठीक है। आगे बताया गया है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक क्या होता है? मेरुदंड होता है। याद रखिएगा, सामाजिक या आर्थिक मेरुदंड होता है कौन चीज? संसाधन। कोई पूछ देगा कि संसाधन क्या है, तो जितने भी वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहा जाता है। क्या? जो भी, जैसे मोबाइल फोन की बात कर ले तो वो भी क्या है? एक संसाधन है ना, हुआ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। उसी तरह से अब एक अगला टॉपिक दिया है कि जापान जो है एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत निपुण है ना, विपन्न है, मतलब पूरा उसके पास संसाधन भरा पूरा है, ऐसा देश है। आगे देखिए, संसाधन उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एगो जैव संसाधन और एगो अजैव संसाधन। और जैव संसाधन के बारे में मैंने छोटा सा लिख दिया है। जैव संसाधन के मतलब होता है सजीव, जिसमें मतलब वैसे संसाधन जिसमें जीव जंतु के लक्षण होते हैं उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति, पेड़ पौधा, मछली, अन्य प्राणी, जानवर, ये सब क्या है? जैव संसाधन में आएगा, जिसमें जीवन हो, ठीक है। और अजैव संसाधन किसको कहते हैं? जो निर्जीव वस्तु की बात करें, है ना, जिसमें जीवन नहीं होता है, जैसे चट्टान हो गया, धातु, खनिज, लवण, सब। समझ गए? अब देखिए, संसाधन जो है उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, इसको दो भागों में बांटा गया है। और नवीकरणीय संसाधन क्या है? यहां से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, टीआरई 3 एग्जाम में पूछा गया था। तो नवीकरणीय वैसे संसाधन जिसका अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो प्रयोग करने के बाद भी हम नवीकृत या पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे मान लो सौर ऊर्जा की बात है, तो सौर ऊर्जा को अगर ये समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बार हम यूज करेंगे तो अगर खत्म हो जाएगा तो फिर से हम इसको तैयार कर सकते हैं। पवन ऊर्जा को फिर से तैयार किया जा सकता है, जल विद्युत ऊर्जा को भी हम फिर से तैयार कर सकते हैं, वन ऊर्जा को, अन्य प्राणी जीवियों को, इस सबको हम फिर से नवीकृत कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। तो याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, पवन हो जाएगा, वन जीव हो जाएगा, वन प्राणी हो जाएगा। ये उदाहरण जो दिया है ये आपका पूछा जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? मतलब वैसा संसाधन जिसको हम नवीकृत और या पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब एक बार प्रयोग कर लें और उसके बाद फिर से हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नवीकृत नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। जैसे जीवाश्म ईंधन की बात कर ले, जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आता है? कोयला आता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आता है। पूछा गया है एग्जाम में, ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताइए। अगर आपसे पूछा जाए तो कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ये सब क्या है? इसको अगर हम एक बार यूज कर लें तो ये पुनः हम तैयार नहीं कर सकते। प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है आपका जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं। जीवाश्म ये अनवीकरणीय में आता है। आगे देखते हैं, बोला कि संसाधन जो होता है स्वामित्व के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला भाग है व्यक्तिगत संसाधन। तो खास व्यक्ति के अधिकार के क्षेत्र में जो भी चीज होता है वैसी संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन में रखते हैं।
जैसे बाग बगीचा, खेत खलिहान, ठीक है, तालाब, कुआं, भूखंड यानी भूमि हो गया, माने खेत समझ लीजिए, घर हो गया, ये सारा के सारा किसी न किसी खास व्यक्ति के अधिकार के क्षेत्र में होता है। तो ये सब आपका व्यक्तिगत संसाधन में आएगा। आगे देखिए, सामुदायिक संसाधन, जिसमें खास समुदाय के अधिकार के क्षेत्र में हो, मतलब जो भी संसाधन हो वह संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार के क्षेत्र में हो। जैसे शमशान, तो इसमें समुदाय बहुत सारे खास व्यक्ति समुदाय के ये हक के या क्षेत्र के मतलब अधिकार के क्षेत्र में होता है। ठीक है, मंदिर में भी बहुत सारा समुदाय के लोग जा सकते हैं, मस्जिद में भी जा सकते हैं। तो ये सारा के सारा क्या है भाई, तो सामुदायिक संसाधन में आएगा। आगे है राष्ट्रीय संसाधन, जैसे कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत जो भी संसाधन आते हैं वो सब राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन जीव या समुद्री जीव, ये सब 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक ये सभी होते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ओके, आगे है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र को अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है और वैसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना गया है। आगे बात किया गया है कि विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो देखिए यहाँ पे जैसे संभावी संसाधन है जो किसी विशेष क्षेत्र के मौजूद होता है, जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं संभावी संसाधन। जैसे हिमालय के क्षेत्र में खनिज की बात करें हम। आगे है विकसित संसाधन की बात कर ले, भंडार संसाधन की बात कर ले, सब संचित कोश संसाधन की बात कर ले, ये सारा के सारा जो है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन, संचित कोश संसाधन, ये सारा के सारा विकास के आधार पर इसका प्रकार बताया गया है। तो विकसित संसाधन जो पहले से विकसित हो चुकी है ना, वैसे संसाधन को हम लोग विकसित संसाधन मानेंगे। ओके, जिसका विकास हो चुका है। ठीक है, आगे है भंडार संसाधन, जिसका भंडार अभी भी पड़ा हुआ है। जैसे जल के रूप में क्या है, जल कोई नदी में जो पड़ा हुआ है बांध के अंतर्गत, चाहे किसी बांध में रुका गया है जल, वो आपका भंडार संसाधन है, क्योंकि यहाँ से भी हम इसका यूज करके बिजली तैयार कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे है संचित को संसाधन, जैसे आपका बांध में जो जल रखा गया है वो सब संचित है, उसमें संचित को संसाधन है। ठीक है, आगे है संसाधन नियोजन, जिसका हम विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, वैसे संसाधन को हम नियोजन संसाधन नियोजन कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे बहुत ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, खनिज और कोयला जो होता है ये प्रचुर भंडार कहाँ पे मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपका खनिज और कोयला। सबसे ज्यादा कोयला की बात करें और खनिज की बात करें तो आपका झारखंड की बात किया गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चूना पत्थर की बात करें, पाइराइट खनिज की बात करें तो ये बिहार में सबसे ज्यादा, कहाँ पे, बिहार में। जल संसाधन की प्रचुर मात्रा में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे है सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की बात करें प्रचुर मात्रा में राजस्थान में मिलेगा आपका। आगे है संसाधन का संरक्षण, संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण होना करना ही क्या कहलाता है, संसाधन का संरक्षण कहलाता है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा। आगे है नर्मदा बचाओ अभियान, किसने बोला, कहा, किसने दिया है, तो मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान दिया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है भाई, तो सुंदरलाल बहुगुणा है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है, जो कि वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। आगे है संदीप पांडे द्वारा ये वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार और संसाधन संरक्षण, ये संदीप पांडे के द्वारा दिया गया है। गांधी जी मशीनों द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। आगे है कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है, डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है भाई मानव और तकनीकों के शोषणात्मक दोहन की प्रवृत्ति को। आगे है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन आपका 1972 ईस्वी में हुई थी। स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले हुई थी 1972 में। 5 जून को हुआ था, इसलिए प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस पूछेगा कोई तो 5 जून बताना है आपको। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका 3 से 4 जून
आपका 1992 को रियो डी जेनेरो में ब्राजील में हुआ था, जिसमें 178 प्रतिनिधि है ना कई देशों के भाग लिए थे लगभग। और आगे फिर बताया गया ग्लोबल वार्मिंग जैसे वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 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 और रियो घोषणा पत्र, ये सारा के सारा आपका समझौता भी, घोषणा पत्र का समझौता भी, ये सब के सब आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपका 1992 में, उसी समय ये सब हुआ था। और जिसमें ये कहाँ पे हुई थी, तो 1900 कब हुआ था 1992 में, और कहाँ पे हुई थी, ब्राजील में, जो रियो डी जेनेरो में पड़ता है, जिसमें 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे लगभग कई देशों का। ठीक है, कई देशों का लगभग 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और इसमें कथी कथी की चर्चा हुआ था, किस पर समझौता हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, है ना, और कार्यक्रम 21, और उसके बाद में रियो घोषणा पत्र पर समझौता हुई थी। आगे है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपका 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में, यानी 5 साल के बाद में हुआ था, जिसे प्लस सम्मेलन भी कहा जाता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपका 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में हुई थी जोहान्सबर्ग में, जिसमें पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तर पर सहमति तैयार, विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधि भाग लिए। आगे है क्योटो सम्मेलन जो दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में क्योटो सम्मेलन हुई थी। आगे है कि जिसमें आपका 159 देशों में भाग लिया था, 159 देशों में भाग लिए थे। और बताया जा रहा है कि जिसमें छह गो गैस जो थे आपका कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 यानी मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2O, और HFC यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड कार्बन, और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आपका सल्फर हेक्साक्लोराइड को, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का जिससे जिम्मेदार माना गया है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ये सब जिम्मेदार आपका गैस है, 6 गैस। इस सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन या विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आगे है कार्यक्रम 21 क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED में स्वीकृत एक घोषणा पत्र 800 पृष्ठ का, यह एक सतत विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना है, कार्य योजना है। आगे है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचनाकार EF सुमाकर है। तो चलिए यहाँ से हमने प्रथम चैप्टर कंप्लीट कर दिया ये आपका। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाकर कमेंट में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।